मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं कलचुरी कालीन समाज में नारियों की दशा विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विषय मेरे शोध पत्र का हिस्सा है। इसमें मैंने बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन किया है और तत्पश्चात यह लेख प्रस्तुत किया। तो मैं कलचुरी कालीन समाज में नारियों की दशा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में करने जा रहा हूं। समाज निर्माण में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी लघुता में महानता, शीतलता में जीवन की उष्मा एवं सुंदर तन में शिवम बसाए रहने वाली नारी समाज के लिए एक आदर्श निश्चित करती है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का अर्थ व्यक्त करती है। उसी से संपूर्ण मानव जाति के भाग्य का निर्णय होता है। नारी सदा नर की प्रेरक शक्ति रही। सृष्टि के आरंभ से ही नारी ने सामाजिक जीवन के पोषण में अपनी ममता, वात्सल्य, त्याग, करुणा से महती योगदान दिया है। इतिहास साक्षी है कि भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की नारी जाति को ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसमें कभी वह पूजी गई तो कभी उसे बंधन एवं निषेधों की जंजीरों से जकड़ दिया गया। संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां नारी ने अत्याचार ना सहा हो। मां का संबोधन पाने वाली नारी गणिका, वेश्या एवं नगर वधू कहलाई। कालांतर में ऐसे समाज के सर्वांगीण अध्ययन एवं विकास के लिए नारी समाज में का अध्ययन आवश्यक हो जाता है और इसी संदर्भ में हम आज कलचुरी युगीन समाज में नारियों की दशा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कलचुरी नरेशों का वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान रहा है। दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की 4 प्रमुख राजधानी रही: तुम्मान, रतनपुर, खल्लारी एवं रायपुर। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ साथ सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। तुम्मान, रतनपुर, खरोद, जांजगीर, पाली, मल्हार, नारायणपुर, कोनी, राजिम, खल्लारी, रायपुर आदि स्थानों से जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, नारियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, इससे हमको तत्कालीन स्थितियों के बारे में पता चलता है। कलचुरी ताम्र पत्रों के अनुसार नोनल्ला के अपने पति रत्नराज प्रथम की अत्यंत प्यारी थी। जाजाजा देव की पत्नी लाछल्ला देवी को पानी ग्रहिता, धर्मिता आदि नाम से अलंकृत किया जाता था। पानी ग्रहिता अर्थात पानी ग्रहण संस्कार द्वारा पति द्वारा शारीरिक, आत्मिक एवं मानसिक बंधन में बंधी स्त्री तथा धर्मणी अर्थात धर्म बंधनों में बंधी स्त्री। यह उसके धार्मिक महत्व को उजागर करती है। प्राचीन काल से विवाह की जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वाह कलचुरी कालीन समाज द्वारा किए जाने के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। कलचुरी अभिलेखों में विवाह को परिणय, उपायन, पानी ग्रहण आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। शाही परिवार की लड़कियों के विवाह शाही परिवार में होने के साक्ष्य मिलते हैं। कोमोमंडल के क्षत्रिय राजा वजुवर्मन की पुत्री नोनल्ला का विवाह रत्नराज प्रथम से इस दृष्टांत की पुष्टि करता है। रंभाला, सोनल्ला देवी, लाछल्ला देवी, सोमल्ला देवी एवं अन्य सभी कलचुरी कालीन रानियां शाही क्षत्रिय परिवार से ही संबंधित थी। ब्राह्मण, वैश्य आदि अन्य वर्ग के लोग अपने ही वर्ण से विवाह करते थे। किसी भी राजा की यश कीर्ति, विजय एवं सफल राज्य शासन के पीछे उसकी धर्मपत्नी का ही हाथ होता था। खरोद के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि राजा देव की पत्नी जीवा उसकी महान सफलता के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती थी। जनसाधारण में एक विवाह के ही साक्ष्य हमको मिलते हैं, किंतु संपन्न घरानों में एवं उच्च वर्गों में बहुविवाह के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, अर्थात एक से अधिक विवाह। रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री ब्राह्मण गंगाधर की 2 पत्नियां थी,
रमा एवं पद्मा का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। उल्हन देव की 3 पत्नियों का उसकी चिता के साथ सती होने का प्रमाण भी यह सिद्ध करता है कि उसकी 3 पत्नियां थी और यह समय बहुविवाह का था। न केवल क्षत्रिय वर्ण कायस्थ देवगण की भी 2 पत्नी प्रभा एवं जन्हों का उल्लेख देखने को मिलता है। समकालीन समाज में प्रेम विवाह के उदाहरण भी हमको देखने को मिलता है। रतनपुर कलचुरी शिलालेख में उत्कीर्ण है कि मांडलिक ब्रह्मदेव एक युवती के प्रेम जाल में किस प्रकार बंधे थे। कलचुरी काल में विधवा विवाह के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। जिन नारियों के पति जो वीर सैनिक होते थे, यदि युद्ध में मारे जाते थे, उन्हें वीर सामंतों द्वारा वरण किया जाता था। इसका मतलब ये था कि इस काल में विधवा विवाह प्रचलित था। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह आम बात थी। कलचुरी काल में स्त्रियां पति, पिता व पुत्र अथवा तीनों के न होने पर अन्य पुरुष संबंधियों के नियंत्रण में ही रहती थी। कन्या जन्म को अशुभ नहीं माना जाता था। अनेक स्त्रियों ने समय समय पर अपने पिता, पति एवं पुत्र के यश फैलाने में अमूल्य योगदान दिया है। इस काल में स्त्री शिक्षा पर रोक नहीं थी, अर्थात स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। पृथ्वीदेव के रतनपुर अभिलेख में देवगण की पुत्री थोपा का उल्लेख मिलता है। वो सद्गुणों की भंडार थी। तो इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा सद्गुण आता है और शिक्षा इस समय उचित अवस्था में था। कलचुरी अभिलेखों में रत्नराय प्रथम की पत्नी नोनल्ला का उल्लेख उसके पिता कोमोमंडल के राजा यजुका की प्रसिद्ध पुत्री के रूप में किया गया है। कलचुरी काल में पतिव्रता स्त्रियों को दैवीय उपाधियां दी जाती थी, जैसे सची इंद्र, लक्ष्मी विष्णु आदि। पत्नी को घर की देहरी लांग कर जाने का अधिकार इस समय भी नहीं था। पूर्दाह प्रथा अधिक लोकप्रिय थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन अत्यंत दुखद माना जाता था। एक विधवा से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने बेटे की छाया में रहकर अपने सतीत्व की रक्षा करे तथा अपने पति की चिता में जलकर सती हो जाए। ये 2 ऑप्शन थे। विधवा पुनर्विवाह के उदाहरण उच्च वर्ण में हमको देखने को नहीं मिलता। हर्षगुप्त की पत्नी और महाशिवगुप्त बालाजुर्न की माता वाष्टा का वैधव्यपूर्ण जीवन अत्यंत कष्टप्रद था। वह अपना जो शेष जीवन बचा हुआ था उसको व्रत, उपवास, ईश्वर की आराधना करते हुए या तीर्थ स्थल की भ्रमण करते हुए व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार सारे बातों की जानकारी हमको लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख से देखने को, पढ़ने को मिलती है। प्राचीन काल से स्त्री की पूर्णता उसके मातृत्व से ही प्राप्त होती है और आज भी है। वैदिक काल में ऐसा धारणा थी कि पति के असमर्थ होने पर कुछ लोगों का दायित्व होता था कि नियोग द्वारा उस स्त्री को गर्भधारण कराए, किंतु ऐसा साक्ष्य हमको कलचुरी कालीन समाज में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अर्थात नियोग की प्रथा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। इसके विपरीत जब पत्नी गर्भ धारण करने में असमर्थ हो तो पति को दूसरी स्त्री रखने का अधिकार प्राप्त था। बहुपत्नी प्रथा के नगण्य उदाहरण हमें कलचुरी समाज में देखने को मिलते हैं। समाज में स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजा जाजलदेव प्रथम ने मात्र अपनी मां की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही राजा सोमेश्वर, उसके मंत्री और उसकी रानियों को गिरफ्तार करके बाद में उसे छोड़ दिया था। इसलिए नारी का सम्मान होता था। राजा स्वयं अपने समाज में अपने माता है, अपने पत्नी का सम्मान करते थे। शिवरी नारायण से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें हमें सती प्रथा का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। इसका मतलब था कि कलचुरी काल में सती प्रथा थी कि कैसे राजा उल्हन देव की 3 पत्नियां पति के साथ चिता में सदैव प्रवेश कर गई थी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांवों में आज जो सती चौरा हमको देखने को मिलता है, कहीं भी जाइए आपको सती चौरा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा।
वो इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में सती प्रथा थी। कलचुरी काल की कतिपय मूर्तियों में हमको नायिका, सुरसुंदरी, अप्सरा, साल भंजिका, परिचारिका, चवरधारणी आदि रूपों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो स्पष्ट करता है कि समाज में नारी का स्थान श्रेष्ठ था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नाम, महत्वपूर्ण पद नारी को दिए गए थे और जो समाज में उसके स्थान को तय करते हैं। कलचुरी कालीन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित थी, अर्थात इस काल में जो ग्रामीण महिलाएं थी वे सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पालन करती थी। ग्रामीण संस्कृति में परंपरा रूपी संस्कार का बोझ अधिक था। चाहे जैसा भी हो, इसको हम बोझ कहें या इसको हम तत्कालीन समाज की व्यवस्था कहें। यह नारी समाज की अपनी मर्यादा थी। किसी भी बस्ती में भद्र वयोवृद्ध पुरुष को देखकर नारियां कछोटा को शिथिल कर आदर प्रस्तुत करती थी। कछोटा आप जानते होंगे, जब स्त्रियां साड़ी पहनती थी तो काम के लिए उस साड़ी को मोड़कर पीछे कमर में खोंच लेती थी, तो ये कछोटा कहलाता था। और ये कछोटा को किसी को सम्मान देना है वयोवृद्ध व्यक्ति को, तो इसका ये उपयोग करते थे। कलचुरी काल में ग्रामीण महिलाएं केवल लुगरा, जिसे साड़ी कहते हैं, केवल लुगरा ही पहनती थी। साथ ही ग्रामीण स्त्रियां चांदी या गिलट के आभूषण ज्यादा पहनती थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी, इसलिए सोने का उपयोग कम करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सोने के आभूषण हमको कम दिखाई पड़ते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी। आर्थिक विपन्नता के कारण ही ये चांदी एवं गिलट के आभूषण धारण करते थे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में विवाह मात्र केवल नर नारियों का ही नहीं, अपितु जानवर, पेड़, कुएं, तालाब के भी हमको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में ग्रामीण क्षेत्रों में छुटका विवाह, कईनदान, देड़हा विवाह, चढ़ विवाह, चूड़ी विवाह, गवन विवाह आदि हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार के अनेक विवाह छत्तीसगढ़ में प्रचलित थे। इस काल में स्त्री का अविवाहित रहना सबसे ज्यादा निंदनीय माना जाता था। प्रायः विवाह दूसरे गोत्र में और सजातीय होते थे, अपने ही जाति में और दूसरे गोत्र के साथ विवाह करते थे। प्रायः एक विवाह की मान्यता थी, किंतु बहुविवाह के प्रमाण भी ग्रामीण अंचल में हमको देखने को मिलता है। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में बाल विवाह प्रचलित थी, जो यदा कदा आज भी देखने को मिलता है। और सरकार की दृष्टि सबसे ज्यादा है कि किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। विधवा विवाह प्रचलित थी और आज भी हमको देखने को मिलता है। कन्या का जन्म उस काल में अशुभ नहीं माना जाता था, ये महत्वपूर्ण बात है। कलचुरी कालीन स्त्री अपने शरीर में गोदना द्वारा श्रृंगार करती थी। देखिए, छत्तीसगढ़ की परंपरा कलचुरी काल से चली आ रही है, उससे पहले भी चली आ रही थी। ग्रामीण महिलाओं में गोदना आवश्यक था। ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु पश्चात यही निशानी साध जाता है, बाकी तो सब आप छोड़ के चले जाते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो इस प्रकार से ये मान्यता थी कि गोदना तो शरीर के साथ जाता है और गोदना आवश्यक थी। गोदना नारी देह के लिए एक अलंकरण के रूप में सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करती थी। साथ ही साथ कई स्थान पर यह भी देखने को मिलता था कि ये जादू टोना के रूप में भी विनाशकारी अदृश्य शक्तियों से रक्षा करती थी। छत्तीसगढ़ में गोदना के बारे में महिलाओं में ये उक्ति प्रचलित है, ददा देथे चूरा पैरी टूट फूट जाते, दाई देथे कारी गोदना माटी संग मिल जाते। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में गोदना प्रथा थी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में परंपरा, रीति रिवाज और धर्म का सम्मिश्रण है। ग्रामीण महिलाओं में सरलता और उदारता के साथ यहाँ अंधविश्वास का भी ताना बाना हमको देखने को मिलता है। कृषक परिवारों का जीवन रूढ़िवादी होने के कारण धर्म भीरू भी होता है।
इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस काल की नारियां व्रत एवं पूजा भी करती थी, जो आज भी हमको देखने को मिलता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कलचुरी कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक रहा। जहां राजकुल में नारियां अपने पति के साथ मिलकर राजकार्य में हाथ बटाती थी, सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। कलचुरी कालीन अभिलेखों में रानियों के उल्लेख स्त्रियों के सम्मानित स्थिति के सूचक है। कलचुरी कालीन नारियों के द्वारा तालाब, कुएं खुदवाने एवं मंदिरों के निर्माण करवाने के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं ग्रामीण समाज में भी नारी का स्थान श्रेष्ठ रहा। परिवार के भरण पोषण के साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा। कलचुरी काल में विवाह एक पवित्र कार्य माना जाता था। ये निष्कर्ष के रूप में हम कह रहे हैं। सजाति विवाह निश्चय ही समाज में वर्ण व्यवस्था को स्पर्श करता है। प्रायः एक विवाह से नारी की स्थिति सुखद रही। कलचुरी कालीन अभिलेखों में सती स्तंभों से प्रमाणित होता है कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथा थी, जो नारी जीवन के लिए अभिशाप थी, किंतु ये केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित रहा। ग्रामीण जीवन में विधवा विवाह प्रचलित होने से सती प्रथा का दंश नारियों को सहना नहीं पड़ा। परंपरा और रीति रिवाज ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सदैव जीवंत बनाए रखा। एवं संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता रहा, जिसका सरल जीवन यहाँ के नारियों में देखने को मिलता है। अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता ने तत्कालीन नारी समाज के जनजीवन को ठहराव की स्थिति में ला दिया, जिससे वे जादू टोना में विश्वास करने लगी थी। नारी सौंदर्य की उपासना एवं श्रृंगार प्रियता ने दुख में सुख का अनुभव कराते हुए सामाजिक व्यवस्था को निरंतरता बनाए रखी। इस प्रकार से हम देखें कि कलचुरी युगीन समाज में नारियों की दशा, और जहां तक मेरे विचार है, मैंने इस शोध पत्र को लिखा है, बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ है, और उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन समाज में नारियों की स्थिति श्रेष्ठ रही। धन्यवाद।